आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजूबे की जो जितना शानदार है उतना ही कह सकते हैं रहस्यमयी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन देखिए, हम कहानी के शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे एक ऐसी पहेली से जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो बात है साल 1903 की, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डलिन कोणार्क पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। फैसला ये था कि मंदिर के मुख्य सभा भवन को पत्थर से पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और अंदर से पूरा का पूरा रेत से भर दिया जाएगा। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं थी। ये तो एक तरह से एक जीती जागती ऐतिहासिक इमारत को जिंदा दफनाने जैसा था, और इसके साथ ही उसके सारे राज हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से छिपा दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि वो आखिर बचाने की क्या कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास था जो इसे इतना असाधारण, इतना यूनिक बनाता था। असल में कोणार्क सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी। ये प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। इस मंदिर को सूर्यदेव के एक विशाल रथ की तरह बनाया गया था। सोचिए, पत्थर का एक बहुत बड़ा रथ। इसमें 24 पहिए थे जिन पर शानदार नक्काशी की गई थी और इसे खींच रहे थे 60 शक्तिशाली पत्थर के घोड़े। और सबसे कमाल की बात, इसे बनाने में किसी सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसे एक एडवांस्ड आयरन इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया था। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देती है। और ये जो पहिए हैं ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। ये असल में बहुत बड़ी और एकदम सटीक धूप खड़ियां हैं। मतलब आर्ट और साइंस का ऐसा कमाल का मेल। इन पहियों पर जो परछाई पड़ती है उसे देखकर मिनट तक का एकदम सही समय बताया जा सकता है। और यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है। मंदिर को खींचने वाले जो 7 घोड़े हैं वो सूरज की रोशनी में मौजूद 7 रंगों यानी प्रकाश स्पेक्ट्रम के प्रतीक हैं। और ये बात है 1250 एडी की, जबकि आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के साथ प्रकाश के स्पेक्ट्रम की खोज आधिकारिक तौर पर कब की? 1666 में। मतलब हमारे प्राचीन वास्तुकारों को न्यूटन से करीब करीब 400 साल पहले ही प्रकाश के विज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। लेकिन रुकिए, मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो इसके मुख्य गर्भगृह के अंदर था। फिजिक्स का एक ऐसा कारनामा जिसे आज हम मैग्नेटिक लेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये होता कैसे था? देखिए, मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में यानी शिखर में एक 52 टन का बहुत बड़ा चुंबक लगाया गया था और नीचे मंदिर के आधार में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थीं। इन दोनों ने मिलके एक इतना शक्तिशाली और संतुलित मैग्नेटिक फील्ड बनाया कि जो मुख्य मूर्ति थी वो सचमुच हवा में तैरती थी। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस हवा में। ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्योर जीनियस लेवल फिजिक्स और इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसे महान चमत्कार को बनाने की एक कीमत भी थी। एक इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, और यहीं से जुड़ी है भारतीय लोक कथाओं की सबसे वीर और शायद सबसे दर्द भरी कहानियों में से एक। हुआ ये कि 1200 माहिर कारीगर पूरे 12 साल से इस मंदिर पर काम कर रहे थे। लेकिन जब आखिरी और सबसे जरूरी काम की बारी आई, वही 52 टन वाला चुंबकीय पत्थर शिखर पर लगाने की, तो वो नाकाम रहे। तब राजा नरसिंह देव ने एक अल्टीमेटम दिया कि या तो ये काम एक रात में पूरा करो या फिर तुम सभी 1200 लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। सोचिए क्या माहौल होगा। तभी वहां एक 12 साल का लड़का पहुंचता है, धर्मपद, जो मुख्य वास्तुकार का बेटा था। और उस 12 साल के लड़के ने वो कर दिखाया जो 1200 माहिर कारीगर नहीं कर पा रहे थे। उसने वो पहेली सुलझा दी। अपनी कमाल की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए धर्मपद उस विशाल ढांचे पर चढ़ा और उस आखिरी पत्थर को एकदम सही जगह पर लगा दिया, और ऐसा करके उसने सभी 1200 कारीगरों की जान बचा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मपद को डर था कि जब राजा को पता चलेगा कि 1200 कारीगर जो काम नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिखाया, तो वो उन सबका अपमान करेंगे, शायद उन्हें दंड भी दे। तो अपने पिता और उन सभी कारीगरों के सम्मान को बचाने के लिए उसने एक अंतिम बलिदान दिया। उसने मंदिर के शिखर से नीचे नदी में छलांग लगा दी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर पूरा बन गया था तो फिर हुआ क्या?
आज ये खंडहर की तरह क्यों दिखता है? कोणार्क का पतन असल में हमलों और कुछ अनजाने में हुए फैसलों की कहानी है। सबसे पहला बड़ा झटका लगा 1568 में, जब हमलावर जनरल काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसका जो मजबूत आयरन लॉक वाला स्ट्रक्चर था ना, उसकी वजह से ये पूरी तरह तबाह होने से बच गया। लेकिन असली और सबसे बड़ी तबाही समुद्र के रास्ते से आई। जब यूरोपीय नाविक यहाँ से गुजरते थे तो उन्होंने इस मंदिर को एक नाम दिया, द ब्लैक पगोडा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 52 टन का चुंबक था, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना जबरदस्त था कि वो उनके जहाज़ों के कंपास को खराब कर देता था। इतना ही नहीं, वो जहाज़ों को जबरदस्ती किनारे की तरफ खींचता था, जिससे कई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो उन नाविकों के लिए ये मंदिर कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक जानलेवा अभिशाप था। तो इस अभिशाप को खत्म करने के लिए उन नाविकों ने क्या किया? वो मंदिर के शिखर पर चढ़े और उस 52 टन के विशाल चुंबक को वहां से हटा दिया। वही चुंबक जो पूरी की पूरी इमारत का संतुलन बनाए हुए था। और बस, जैसे ही वो चुंबकीय कीस्टोन हटा, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस खत्म हो गया। जो पत्थर एक दूसरे को जकड़े हुए थे, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो शानदार मंदिर धीरे धीरे ढहने लगा। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस आती है 1903 में। तो अब समझ में आता है कि वो ब्रिटिश गवर्नर कोई राज नहीं छिपा रहे थे। वो तो बस उस चुंबक के हटने की वजह से जो मंदिर धीरे धीरे गिर रहा था, उसे पूरी तरह से ढहने से बचाने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश कर रहे थे। पूरे 123 साल, इतने सालों से मंदिर का दिल, उसका मुख्य हॉल, रेत के नीचे दफन है, और उसके साथ दफन है उसके सारे रहस्य। लेकिन अब एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट हो रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, IIT मद्रास के साथ मिलकर उस रेत को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का बहुत बड़ा काम शुरू कर रही हैं, ताकि 1 सदी से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार कोई उस सीलबंद हॉल के अंदर कदम रख सके। और कमाल की बात यह है कि शुरुआती जांच में ही नई चीजें सामने आने लगी हैं। हाल ही में जो ड्रिलिंग हुई, उससे पता चला है कि इतने सालों में अंदर की रेत करीब 13 मीटर नीचे बैठ गई है। इसका मतलब ये है कि ऊपर एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, रेत ने 123 सालों से किन रहस्यों को अपने अंदर समेट रखा है? क्या हम जल्द ही उस मिस्टिफाइंग चेंबर को अपनी आंखों से देख पाएंगे, जहां कभी एक मूर्ति हवा में तैरती थी? रेत के नीचे और क्या क्या दफन है? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जिसका अगला चैप्टर अब साइंस लिखने वाला है, और हम सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।